है, इसके आसपास अगर घूम रहा है हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ये हमारे पास ये भी तो एक चार्ज ही है ना। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एक सर्कुलर लूप एक तरह की बना रहा है ना, सर्कुलर हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल पे जे मेंस और जे एडवांस दोनों में सवाल आते हैं। हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मान लो अगर जे मेंस में 3 सवाल मॉडर्न फिजिक्स से आ रहे हैं तो एक सवाल तो इस पे पक्का आता है, कभी कभी तो 2 इस पे आ जाते हैं, है ना। आजकल एडवांस भी इस पे सवाल भर भर के पूछने लग गया है, इसलिए हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे रिवाइज करने वाले हैं। हम इसे फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को रिवाइज कर पाए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास या इसकी शुरुआत कहां से होती है, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, है ना। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, इसके आसपास अगर घूम रहा है, हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल, हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही होती है। वो फोर्स किसके इक्वल होती है, वो फोर्स किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये किसको बैलेंस कर रहा होता है, कुलम्बिक फोर्स को। ये कुलम्बिक फोर्स होती है, ये बात सबको पता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, ये कुलम्बिक फोर्स होती है, ये इसके इक्वल होता है ना। अच्छा, हमारे पास इसके ये जो क्या नाम है, सर्कल परफॉर्म कर रहा होता है, ये जो ऑर्बिट परफॉर्म हो रहा होता है, इसका जो रेडियस होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, है पढ़ते हैं ना इसका फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या यही होता है, यही होता है। अच्छा, हमारे पास वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से भी घूम रहा होगा ना, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 2.1 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। क्या बात क्लियर है। यहां पे इसमें यहां से पता चलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, सॉरी, एन स्क्वेयर अपॉन जेड। इस पे रेशो वाला सवाल आ जाता है, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। क्या बात क्लियर है इतनी, क्या बात क्लियर है इतनी। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसे नोट करो, इन दोनों इतनी चीजों को। अगर किसी को नहीं पता ये सब बातें, एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये सब बातें तो हो गई, ये तो अभी बेसिक बातें चल रही हैं, ठीक है। मैंने कहा था, अब मैं एक बार वो चीजें फिर से लिख लेता हूं। हाँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर अपॉन जेड, एन स्क्वेयर अपॉन जेड, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। क्या बात क्लियर है। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, इसको पता है? अगर हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, यही होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो इसका हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा v क्या है, इसका अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला निकालना है तो वो हो जाएगा z अपॉन एन, एन स्क्वेयर अपॉन जेड, ये z ऊपर गया, जेड स्क्वेयर अपॉन एन क्यू। तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। देखो वैल्यू फॉर्मूला वाइज हमें जो कांस्टेंट के साथ वो हमें सिर्फ रेडियस और v का याद रखना है, बाकी सारे हम सिर्फ रेशो पे सवाल आते हैं ज्यादा। जेड स्क्वेयर अपॉन एन क्यू। क्या बात क्लियर है इतनी, नोट करो। हमारे पास यहां पे एक न्यूक्लियस है, मान लो, अगर यहां पे मान लो एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो करंट की बात होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ये हमारे पास ये भी तो एक चार्ज ही है ना। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एक सर्कुलर लूप एक तरह की बना रहा है ना, सर्कुलर लूप बना रहा है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल करंट भी आएगा, है ना, ऑर्बिटल करंट आएगा, ऑर्बिटल करंट ड्यू टू ई नेगेटिव इज इक्वल टू आई।
आई का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी बन जाएगा। अच्छा हमें पता है टी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई r अपॉन ओमेगा, 2 पाई r अपॉन ओमेगा। तो यहां से 2 पाई r अपॉन ओमेगा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू 2 पाई r ओमेगा ऊपर, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा अपॉन आर हो गया। आई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा अपॉन आर हो गया, यहां पे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रख रहा हूं, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और आर है एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये बन जाएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 5, जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 5। अच्छा म्यू नॉट, सॉरी हाँ, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास घूम रहा है, ऑर्बिटल करंट बना रहा है, ये तो बात ठीक है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही होगी। अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और एक सर्कुलर लूप में हमारे पास ये घूम रहा है, तो इसका में हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सॉरी हाँ 2r। अब यहां पे हमारे पास बन जाएगा, हाँ यहां पे हमारे पास बनेगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। तो ये नोट करो, एक मिनट मैं फिर रब कर रहा हूं, कर लिया होगा। B डायरेक्टली आई अपॉन आर हो जाएगा, तो B की हमारा हो जाएगा आई जेड क्यूब अपॉन एन 5, और R का है एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर और जेड ऊपर गया, तो ये बन जाएगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z4 अपॉन N7, N की पावर 7। एक ये फॉर्मूला बना, और क्या बना है, लगता है मैंने लिखा नहीं है, तो कोई नहीं लिख सकता हूं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZQ अपॉन N की पावर 5, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसे नोट करो। अच्छा ये इधर से मैं रब कर रहा हूं, इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। अच्छा चलो मैंने ये लिख दिया था, कोई नहीं, चलो दो जगह, ये यहां से भी रब कर सकता हूँ, यहाँ पे जगह भी बन जाएगी। हाँ मैं कह रहा था, अगर अगर हमारे पास हमें ये बात पता है, बोहर मॉडल कहता है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये भी बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू mvr nh बाय 2 पाई। क्या ये बात क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम हमारा ये होता है ना, हम बोहर मॉडल तो यही कहता है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी ने देखना ये कैसे आया, देखो एम वी आर एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यहां से ये बात तो वैसे साफ दिख रही है। अगर किसी ने इसको ड्राइव करना है तो v को z अपॉन एन रखना और r को एन स्क्वायर अपॉन जेड रखना, ये काट पीट के हमारे पास एन ही आ जाएगा। ठीक है, देखो ना, ये मैंने रखा z अपॉन एन और ये रखा एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये काटा पीटी करी और ये हमारे पास आ गया n। क्या बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, इस बात को नोट करो। हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इन पे अब ये बातें मैं बता तो रहा हूं, लेकिन इन पे सवाल कैसे आता है? ये आर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल आता है हमारे पास रेशो वाला। हमारे पास दो ऑर्बिट्स का हो सकता है रेडियस दे दे, कह दे कि इसका रेशो बताओ, या किसी और लैंग्वेज में बनाए, कुछ भी दे सकते हैं यार, जेमेज वाले हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हमें हर तरह से तैयारी रखनी पड़ेगी, है ना। एक बार इसे नोट करो, ये मैंने एक बार एल का रिलेशन बता दिया, आई का बता दिया, बी का बता दिया, ओमेगा बता दिया, वी बता दिया, आर बता दिया। ऐसे ऐसे करके आप किसी का भी निकाल दो, तो एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हमने रेडियस पे बात कर ली, हमने वेलोसिटी पे बात कर ली, अब बात करेंगे एनर्जी पे। एनर्जी पे क्या बात करेंगे? देखो हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू
पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 होता है। ये बात हमेशा सही होती है। अब यहां पे अगर ये बात होती है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। इसका जनरल फॉर्मूला मैं कहता हूं तो के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर, ये 2 भी होता है साथ में, और अगर इसमें मॉड लगा दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ माइनस भी होता है, और ये होता है माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। देखो ना, टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की आधी है ना, तो यहाँ पे भी ये चीज फुलफिल हो रही है ना। ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बता दी। वैसे काइनेटिक एनर्जी हम जो पढ़ते हैं वो होती है हाफ mv स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है, यहाँ पे एक और चीज आती है, देखो यहाँ पे एक और चीज आती है, मैंने बीच में दिया, चलो कोई नहीं, देखो यहाँ वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है? रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या कहता है? रिडबर्ग्स फॉर्मूला के हिसाब से पहले समझो ना क्या कहता है वो। हमारे पास जब एक से फॉर्मूला थोड़ी रटना है ना, हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव करता है तो वो सिर्फ उन्हीं शेल्स के बीच मूव करता है जो एनर्जी क्या है, जिनका एनर्जी क्या है 1240 अपॉन लैम्डा होता है, यानी कि 1240 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहती है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। जब ये इक्वेशन फुलफिल होती है, ये इक्वेशन फुलफिल होती है, तभी एनर्जी गैप्स आता है। ये देखो n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 2 होता है, n इज इक्वल टू 3 होता है, ऐसे ऐसे चलता जाता है। सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज हमारे पास जो शेल्स की होती हैं उन्हीं के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप मारता है। क्या बात क्लियर है? ये हमारे पास का जनरल फॉर्मूला आता है 1240 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आता है। क्या बात क्लियर है? अब ये चीज अगर आती है तो 124 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब यहां पे एक और चीज आती है, सीरीज की बातें, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, सॉरी पास्टन नहीं, पहले बाल्मर आती है, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, पीफंड। एक और आती है हम्फ्री, लेकिन इसमें सवाल नहीं आता, मुश्किल है यार। लेकिन गलती से कभी जे वालों ने पूछ लिया तो हमें वो भी पता होना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। हम्फ्री सीरीज भी कुछ होती है, अगर वहां पे ये नाम आए तो डरने वाली बात नहीं है, बस इसके आगे वाले एक शेल की। क्या क्लियर है? अब मान लो आपने ये सब पढ़ी हुई है ना, अब मान लो इसमें मैं सवाल डायरेक्ट लिखाता हूं। देखो अगर मान लो कभी आ गया कि थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बताओ, है थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज परफॉर्म हुई है, तो फाइंड लैम्डा। तो हमें क्या करना है, 124 अपॉन लैम्डा, n1 और n2 की बस वैल्यू बतानी चाहिए। n1 की वैल्यू हो जाएगी n1 यानी n इनिशियल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n, हाँ n2 की वैल्यू हो जाएगी 5। क्यों? देखो हमारे पास अगला 3 लाइनें पर आगे जाना है ना, तो n3 तो हमारे पास जाएगा n1 2 है, तो अब हमारे पास जिस वाले में पहले से इलेक्ट्रॉन था वहीं पे जब मार के वापस वहीं तो नहीं आ जाएगा, अगले पे ही ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा जाएगा पहले 3 पे, उसके बाद जा सकता है 4 पे, उसके बाद 5 पे, यहाँ पे थर्ड तक आए तो 3 लाइनें आगे जाना है, तो हमारे पास ये जाएगा 5 में, तो ये हो जाएगा 13.6 अपॉन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? एक और सवाल आता है, इस पे देखो, इसमें एक और सवाल आता है क्या, फाइंड मिन लैम्डा
ऑफ पास्चल, ऑफ पास्चल, ये ना स्पेलिंग, हाँ, पास्चल सीरीज। इसमें N1 हो जाएगा 3, N2 हो जाएगा इंफिनिटी। अब फॉर्मूला दो 124 अपॉन लैम्डा 13.6 अपॉन 1 अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। यहां से लैम्डा निकाल दो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 0 ही होता है। एक बार से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। होगा, आपने नोट करा होगा। देखो अब मान लो ये मैंने मिनिमम बताया है, मान लो यहाँ पे मैक्सिमम होता, मैक्सिमम होता तो क्या होता, मैक्सिमम होता तो क्या होता है। तो हमारे पास ये 4 की, ये हमारे पास, सॉरी 4 कह रहा हूं, यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह 4 होता, हाँ इन्फिनिटी की जगह 4 होता। बस एक का जब गैप होता है तो मैक्सिमम लैम्डा दे देता है, बस ये बात है। यहाँ पे 1 2 4 0 वही कहानी, 13.6 1 अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या क्लियर है? यहां से लैम्डा निकालो, आंसर आ जाएगा। लैम्डा निकालो सॉल्व करके, मेन कैलकुलेशन ये है। फॉर्मूला तो सिंपल सिंपल है ना, सिंपल लग रहा होगा, अच्छी रिवीजन हो रही होगी है ना। हाँ तो अच्छा, और कुछ रह गया? एक बार मैं ना, क्या नाम है, अगर किसको पता नहीं है तो मैं एक बार वो लिस्ट बता देता हूँ, इसको नोट करके आपने नोट कर लिया होगा। ये लैम्डा मैक्स लैम्डा मिन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ठीक है, इसे एक बार नोट कर लेना। हाँ मैं कह रहा था एक बार बार्बर वगैरह का ना कि सीरीज बता देता हूँ किसके लिए होता है। हमारे पास जो लाइमन होती है, लाइमन होती है N1 के लिए, बाल्मर होती है N2 के लिए, पास्चल होती है। वैसे तो आप लोग जेएमएस का देने आ रहे हो तो आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। कोई गलती से थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग से स्किप हो गया हो, है दिमाग से किसका स्किप हो गया हो तो कोई बात नहीं, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। N = 4 हम्फ्री के लिए, वैसे हम्फ्री की जरूरत नहीं है, फिर बता देता हूँ N = 5 फर्स्ट, ठीक है। ये होता है, क्या क्लियर है? नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।